दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। हमारे YouTube चैनल एड नॉवल बॉय को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी पूर्णतः काल्पनिक फिक्शनल है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। कहानी का नाम है रीबोर्न एम्परर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नवोदय महल के बाहर हंगामा। कर्ण की आंखें इस समय कत्ल के भाव से देख रही थी। ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा तीनों को यह समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि कर्ण का इरादा क्या है। कर्ण भैया, हम आपके दोस्त आकर्ष भैया के साथी हैं। आप हमें नहीं मार सकते, सुवर्णा ने डरते हुए कर्ण से कहा। आकर्ष। जैसे ही यह नाम कर्ण के कानों में सुनाई पड़ा, एक पल के लिए उसकी आंखों से कत्ल का भाव गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। यह देखकर ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा तीनों ने एक राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब शायद वह लोग बच जाएंगे। पर उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि कुछ ही देर में कर्ण की आंखें फिर से कत्ल के भाव से भरने लगी। उसकी तलवार फिर से कंपन करने लगी थी, जो खून की प्यासी थी। कर्ण भैया, होश में आइए। अगर आकर्ष भैया ने आपको इस हालत में देखा तो उनका दिल टूट जाएगा। आप इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। इसको खुद पर नियंत्रण मत करने दीजिए। स्यरा समझ चुकी थी कि आकर्ष का नाम कर्ण पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसने वापस उसी नाम का सहारा लेकर कर्ण को होश में लाने की कोशिश की। उसकी यह तरकीब काम कर गई। कर्ण की आंखें फिर से सामान्य होने लगी। असल में कर्ण का पूरा जीवन संघर्ष से भरा हुआ था। बहुत छोटी उम्र में उसे अपने परिवार वालों से अलग होना पड़ा था। उसके बाद जब वह वापस अपने परिवार से मिलने की कोशिश में अपने घर लौटा तो उसने पाया कि उसका घर बिल्कुल सुना पड़ा हुआ था। उसके परिवार वाले कहीं जा चुके थे। कर्ण ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मगर कोई भी सुराग नहीं मिला। परिवार के नाम पर कर्ण के पास सिर्फ 2-3 दोस्त और एक मास्टर थे। लेकिन कर्ण ने नकारात्मक ऊर्जा के नियंत्रण में आकर खुद अपने मास्टर को खत्म कर दिया था। आकर्ष उसके भाई जैसा था, इसलिए उसका नाम कर्ण को होश में ला रहा था। उसे पता था कि अगर उसने आकर्ष के साथियों को कुछ कर दिया तो कभी भी आकर्ष से नजरें नहीं मिल पाएगा। इसलिए उसने अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश की। लेकिन जो नकारात्मक ऊर्जा उसके शरीर में थी, वह बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उसे खुद से अलग करने के चक्कर में कर्ण मानसिक और आंतरिक रूप से खुद को ही नुकसान पहुंचाने लगा। अब नहीं, कर्ण ने एक कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। इसके तुरंत बाद उसने अपनी तलवार से एक प्रहार किया और कुछ ऊर्जा तरंगों को प्रकट करके वापस अपने ही शरीर पर आक्रमण करवा दिया। वो महसूस कर पा रहा था कि वह नकारात्मक ऊर्जा फिर से उस पर नियंत्रण कर रही है। कर्ण को यह तो पता नहीं था कि उसके सामने खड़े तीनों बच्चों का आकर्ष से क्या संबंध है, लेकिन इस बात को लेकर वह पूरी तरह से सुनिश्चित था कि वह आकर्ष और उसको दोनों को बहुत अच्छे से जानते हैं। सिर्फ वह खुद ही अपने आप को रोक सकता था, तो उसने अपने आप को जख्मी करने का फैसला किया। लेकिन उसके शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा थी, वह भी कुछ कम नहीं थी। प्रहार होने से पहले ही नकारात्मक ऊर्जा ने कर्ण के शरीर पर फिर से अपना नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की और कर्ण को अपनी जगह से हटा दिया। जाओ यहां से, कर्ण ने एक तीखी आवाज में चिल्लाकर ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा को वहां से जाने को कहा। इसके बाद फिर से उसने अपने आप पर एक प्रहार करने की कोशिश की। अब की बार उसने अपने आप को अपनी ही ऊर्जा से एक जगह पर रोक दिया था, जिस कारण प्रहार सीधा उसके शरीर पर हुआ। उसके कंधे, सीने और गले के पास एक गहरा निशान बन गया और वो काले रंग की खून की उल्टी करने लगा। लेकिन यहाँ अजीब बात यह थी कि इतनी चोट लगने के बाद भी उसके शरीर से दर्द की एक आह तक नहीं निकली थी।
पर इसका मतलब यह नहीं था कि उसका गंभीर चोट नहीं लगी थी। उसका चेहरा देखकर साफ पता चल रहा था कि अगर उसने जल्दी ही अपने जख्मों का इलाज नहीं किया तो बहुत जल्द मर जाएगा। भाग जाओ यहां से! अचानक से कर्ण ने एक हड़बड़ाहट से भरी आवाज में ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा से कहा और फिर खुद वहां से भागने की कोशिश करने लगा। लेकिन क्योंकि वह जख्मी था तो उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज नहीं थी। हम कर्ण को ऐसे नहीं छोड़ सकते। याद है ना आकर्ष भैया और कर्ण भैया की दोस्ती कितनी गहरी थी। अगर आज वह यहाँ पर होते तो कर्ण भैया को इस हालत में कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। स्यरा ने अपने दोनों साथियों की तरफ देखते हुए कहा। कर्ण इस समय बहुत ज्यादा जख्मी है। इसने बहुत से असुरों से दुश्मनी कर ली है। अगर किसी ने भी उसे निशाना बनाया तो वह अपनी खुद की सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा। हम इसे इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकते। इसका पीछा करते हैं और दूर से ही इसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। ध्रुव, जो कि हमेशा बहुत कम बोलता था, आज उसने भी अपनी बहन की बात से सहमति जताते हुए कहा। वैसे तो मुझे तुम्हारी एक भी बात सही नहीं लगती, लेकिन आज मैं भी तुम्हारी बात से सहमत हूं। सुवर्णा ने भी ध्रुव की बात से सहमति जताते हुए कहा। अब इसके बाद तीनों दूरी बनाकर कर्ण का पीछा करने लगे। उन्होंने करीब जाने की कोशिश नहीं की क्योंकि उन्हें पता था कि भले ही कर्ण जख्मी हो लेकिन उसकी तलवार प्रहार करने से पहले सोचेगी नहीं। कर्ण की तलवारबाजी से ध्रुव और स्यरा भली भांति परिचित थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि कर्ण पूरी तरह से अजेय बन चुका था। दूसरी तरफ आकर्ष हो इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी कि उसके तीनों साथी ध्रुव, स्यरा और सुवर्णा उसके सबसे करीबी दोस्त कर्ण से मिल चुके हैं, जो अब नकारात्मक ऊर्जा के नियंत्रण में आकर आधा असुर और आधा मानव बन चुका था। आकर्ष तो वापस सराय में लौट चुका था, जहां पर दिया, यज्ञा और आव्या पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आव्या को तो काफी समय पहले से इंतजार था, लेकिन यज्ञा अभी थोड़ी देर पहले ही साधना से बाहर आई थी। उनसे मिलकर आकर्ष ने सबसे पहले उन्हें अपनी योजना बताई, जिसका प्रमुख भाग शुरू होने वाला था नवोदय महल में प्रवेश करके वहां पर एक अच्छा स्थान हासिल करने से। नवोदय महल की ताकत इतनी कम नहीं है कि तुम वहां पर आसानी से एक अच्छा स्थान हासिल कर लो। मैंने सुना है कि महल का महल प्रमुख शैल मंडल के 9वें स्तर का असुर है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम नवोदय महल की ताकत का इस्तेमाल असुरों के खिलाफ करना चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें महल के प्रमुख को हराना होगा, जो कहीं से भी आसान काम नहीं है। कम से कम पहले तुम्हें अपने चक्र मूल को काले रंग का कर लेना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास इन असुरों से लड़ने की अतिरिक्त ताकत आ जाएगी। यज्ञा ने कहा। मेरा चक्र मूल पहले ही काले रंग का हो चुका है, आकर्ष ने जवाब दिया। क्या? यज्ञा के लिए यह जवाब किसी झटके से कम नहीं था। इतनी आसानी से आकर्ष ने अपने चक्र मूल को काले रंग का कैसे बना लिया था, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे अच्छे से पता था कि उसके नीले रंग के चक्र मूल को भी बैंगनी रंग में बदलने में बहुत ज्यादा समय लगा था। तो फिर काले रंग का चक्र मूल तो सबसे शीर्ष का चक्र मूल था, उसमें तो और भी ज्यादा समय लगना चाहिए था। तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरा चक्र मूल वाकई काले रंग का हो चुका है। जब सोमालिया महाद्वीप 2 भागों में टूटा था तो उस समय सारे शक्तिशाली योद्धा निम्नतल में थे। उच्चतल में जाने का रास्ता निम्नतल से बनाया गया था। अब जब रास्ता निम्नतल से बंद किया गया है तो उच्चतल से कोई भी उसे खोल नहीं सकता। मुझे यह तो नहीं पता कि असुर इतने लंबे समय तक इंतजार किसका कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं अच्छे से जानता हूं कि अब अगर हमने देरी की तो हमें प्रहार करने का मौका नहीं मिलेगा। नवोदय महल में जाकर जल्द से जल्द एक अच्छा स्थान तो हासिल करना ही होगा।
आकर्ष ने जवाब दिया, आयामों का नियम बहुत साधारण था। जहां से पहले रास्ता बनता था वहीं से वापस दूसरा रास्ता बनाया जा सकता था, जैसे कि उच्चतल में उन 3 असुरों ने किया था। वहां पर एक अर्ध आयाम का निर्माण किया गया था। वहां से उस अर्ध आयाम में प्रवेश करना तो संभव था, लेकिन अपनी इच्छा से बाहर आना संभव नहीं था। एक शक्तिशाली योद्धा के लिए भी उसे लंबे समय तक खोलकर रख पाना मुश्किल था। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति लगती थी। अगर ज्यादा मात्रा में इसको इस्तेमाल कर लिया जाए तो योद्धा कमजोर हो सकता था, जिसका फायदा उठाकर कोई भी उसे खत्म कर सकता था। चलो अच्छा ही है। अब जब तुम्हारा चक्रमूल काले रंग का हो चुका है तो तुम दिया के चक्रमूल को भी काले रंग का बना सकते हो, यज्ञ ने एक उत्साहित स्वर में कहा। लेकिन उसकी यह बात सुनकर आकर्ष के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसके चेहरे पर कहीं पर भी खुशी उत्साह नहीं था। अभी नहीं। अभी दिया के चक्र मूल को बदलना सही नहीं रहेगा। आकर्ष ने सीधा जवाब दिया। अभी नहीं? क्यों? यज्ञ ने पूछा। बस कह दिया ना, अभी सही समय नहीं है। आकर्ष ने जवाब दिया। लेकिन उसका यह जवाब यज्ञ को पसंद नहीं आया। आकर्ष का स्वभाव उसे हर समय खटकता रहता था। उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था जब आकर्ष उसके साथ इस तरह से बात करता था। लेकिन वह कर भी क्या सकती थी? यह बात तो उसे भी पता थी कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदार वह खुद है। उसने खुद आकर्ष के मन में इतनी नफरत पैदा की थी जो अब मिट नहीं सकती थी। तुम इससे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछने वाली? यज्ञ ने दिया से पूछा। नहीं, दिया ने तुरंत जवाब दिया। क्यों? यज्ञ ने पूछा। क्योंकि मैं जानती हूं कि यह कभी भी मेरे लिए गलत नहीं सोचेंगे, दिया ने जवाब दिया। उसके शब्दों में आकर्ष के प्रति प्रेम और विश्वास साफ झलक रहे थे। अब यह जवाब सुनकर आकर्ष को खुशी तो हुई थी, लेकिन मन के अंदर एक निराशा भी थी कि वह अपनी पत्नी की मदद नहीं कर सकता। ऐसा नहीं था कि वह मदद करना नहीं चाहता था। उसे बस इस बात का डर लग रहा था कि अगर उसने दिया के चक्र मूल को काले रंग में बदलने में मदद की तो दिया को भी ऐरावती परीक्षाओं का सामना करना होगा। अब जो परीक्षा आकर्ष के लिए भी पार करना मुश्किल हो गई थी, वह दिया कैसे पार कर सकती थी? आकर्ष चाहे कितना भी साहसी क्यों ना हो जाए, उसमें कभी इतना साहस नहीं आ सकता था कि वह दिया को खतरे में डाल दे। सराय में आने के बाद आकर्ष ने एक दिन तक तो इंतजार किया। उसके बाद अगले दिन की सुबह होते ही दिया, आव्या और यज्ञ के साथ नवोदय महल के लिए रवाना हो गया। नवोदय महल वैसे तो सुनने में सिर्फ एक महल का नाम लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में यह बहुत अलग था। करीब से देखने पर समझ में आता था कि यह सिर्फ एक महल नहीं था, बल्कि अपने आप में एक पूरा शहर था, एक किला था जिसके भीतर अपना खुद का अलग बाजार था। यहाँ पर सिर्फ इंसान थे, वह इंसान जो शैतानी योद्धा बने हुए थे। ठहरो, तुम नवोदय महल की सीमा में प्रवेश कर रहे हो। अगर सलामती चाहते हो तो अपने पैरों को वही विराम दे दो। जैसे ही आकर्ष अपने छोटे से परिवार के साथ नवोदय महल के किले के द्वार पर पहुंचा, उसे एक व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ी। तुरंत से उसका ध्यान आवाज के स्रोत की तरफ चला गया। ऊपर आसमान में इस समय 3 लोग खड़े हुए थे। एक मध्य अवस्था का आदमी था और 2 आकर्ष की ही उम्र के लड़के। कौन हो तुम? आकर्ष के सामने जमीन पर उतरने के बाद उस मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष से पूछा। मुझे नवोदय महल में शामिल होना है, आकर्ष ने जवाब दिया। महल में शामिल होने के लिए अलग से समय होता है। 3 महीने पहले समय गुजर चुका है।
अगली बार 9 महीने बाद बाहर के व्यक्तियों को अंदर प्रवेश दिया जाएगा। तब तक इंतजार कर सकते हो तो करो, नहीं तो महल के अंदर के किसी बड़े व्यक्ति को जानते हो तो उससे मदद मांग लो। मध्य अवस्था के आदमी ने आकर्ष से कहा और उसे वहां से जाने का इशारा किया। इसके बारे में आकर्ष को पहले से पता था, तो आकर्ष को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। जवाब देने के लिए जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, ठीक उसी समय पर उसे ऊर्जा के द्वारा भेजा गया एक संदेश प्राप्त हुआ। यह संदेश उसे सामने खड़े उन तीनों व्यक्तियों में से एक ने भेजा था। उसने आकर्ष से कहा था कि उसके साथ आई अगर दोनों महिलाओं में से कोई एक महिला उसके साथ रात बिताने के लिए मान जाती है तो वह उसे महल में प्रवेश करवा देगा। अब यह तो बताने की भी जरूरत नहीं थी कि इस प्रकार की किसी शर्त को सुनने के बाद आकर्ष की प्रतिक्रिया क्या हो सकती थी। वुश! उसके शरीर से तुरंत एक काले रंग की ऊर्जा निकली और इससे पहले कि सामने खड़ा व्यक्ति कुछ समझ पाता, उसका शरीर भाप बनकर उड़ गया। रुक जाओ! पास में खड़े मध्य अवस्था के आदमी को जब तक कुछ समझ में आता, उसका साथी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो चुका था। यह नजारा देखकर वह मध्य अवस्था का आदमी और उसके पास में खड़ा दूसरा व्यक्ति बुरी तरह से डर गए और डर के मारे कुछ कदम तक पीछे चले गए। मेरी पत्नी के बारे में जो भी गलत सोचेगा उसका हाल यही होगा। आकर्ष ने कर्कश आवाज में उस मध्य अवस्था के आदमी और उसके पास में खड़े दूसरे जवान आदमी से कहा। उसकी बात सुनकर उन दोनों व्यक्तियों को समझने में देर नहीं लगी कि आकर्ष ने हमला क्यों किया था। अपने साथी को वह बहुत अच्छे से जानते थे, पर इसका मतलब यह नहीं था कि आकर्ष इसके लिए उनके साथी की जान ले सकता था। मध्य अवस्था के आदमी ने तुरंत अपनी जादुई अंगूठी में से एक प्रकाश पुंज निकाला और उसे फेंकने की सोचने लगा, मगर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसे डर लगने लगा कि कहीं आकर्ष उस पर हमला न कर दे। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथी आकर तुम्हारी मदद कर सकते हैं तो मदद मांग सकते हो, आकर्ष ने उस मध्य अवस्था के आदमी से कहा। यह सुनकर मध्य अवस्था का आदमी और ज्यादा डरने लगा। वुश! 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 ठीक इसी समय पर 3 और लोग वहां पर प्रकट हुए। इनमें एक तो बुजुर्ग अवस्था का आदमी था, दूसरा मध्य अवस्था का आदमी था और आखिरी वाला एक जवान आदमी था। नवोदय महल के चारों तरफ हर समय एल्डर और शिष्य पहरा देते रहते थे। यह 3-3 के समूह में घूमते थे, जिनमें से एक तो मध्य या फिर बुजुर्ग अवस्था का आदमी होता था और 2 जवान आदमी होते थे। जब यह नए 3 व्यक्ति वहां पर प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि वहां सामने सिर्फ 2 ही व्यक्ति खड़े हैं, तो उन्हें थोड़ा शक हुआ। मनीष, यहाँ क्या चल रहा है? और सुमेर कहाँ पर है? बुजुर्ग अवस्था के आदमी ने पूछा। जिसको उसने मनीष नाम लेकर संबोधित किया था, यह वही मध्य अवस्था का आदमी था जो प्रकाश पुंज की मदद से संदेश भेजना चाह रहा था। और जिस सुमेर की वह बात कर रहा था, यह वही योद्धा था जिसको आकर्ष ने अभी थोड़ी देर पहले खत्म किया था। बुजुर्ग अवस्था के आदमी का सवाल सुनकर मनीष के चेहरे पर एक कड़वाहट भरी मुस्कुराहट आ गई। उसने वापस बुजुर्ग अवस्था के आदमी की तरफ देखते हुए कहा, सुमेर को इसने मार डाला। क्या? क्या कहा तुमने? किसने मेरे सुमेर को मारा? जैसे ही मनीष ने अपनी बात खत्म की, गुस्से से भरी एक गर्जना वहां पर सुनाई देने लगी। अगले ही क्षण एक मध्य अवस्था का आदमी वहां पर प्रकट हुआ। इस व्यक्ति को देखकर वहां पर पहले से खड़े बाकी सभी योद्धा काफी ज्यादा डर गए। कारण यह था कि यह मध्य अवस्था का आदमी नवोदय महल का एक एल्डर था जिसका नाम था दिग्पाल। जिस सुमेर को आकर्ष ने खत्म किया था वह इसका बेटा था। यह यहाँ पर अपने बेटे से मिलने आया था।
लेकिन यहाँ पर आने के बाद तो उसे वह खबर सुनने को मिली जो कोई भी पिता नहीं सुनना चाहता। दिग्पाल की आंखें इस समय गुस्से से लाल थी। आकर्ष को वह ऐसे घूर रहा था जैसे उसे अभी कच्चा चबा जाएगा। अगर सिर्फ घूरने से आकर्ष खत्म हो जाता तो अब तक वह लाखों बार मर चुका होता। दिग्पाल को गुस्से में देखकर वहां पर खड़े बाकी सभी योद्धाओं में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सब चुपचाप दूर हट गए थे। लेकिन मन ही मन आकर्ष के लिए उन सभी को बुरा भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ महल में शामिल होने से पहले ही आज वह मरने वाला था। बाबा, यह आदमी बहुत शोर कर रहा है। यह मुझे घूर भी रहा है। आव्या, जो कि इतनी देर से आकर्ष के हाथों में थी, उसने दिग्पाल की गुस्से से भरी आंखों को देखकर आकर्ष से कहा, तुम्हें उसका घूरना सही नहीं लगा? ठीक है, हम इसे यहां से दूर भेज देते हैं। आकर्ष ने एक हल्की सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए अपनी बेटी आव्या से कहा। इतना कहकर वो तुरंत अपनी जगह से आगे बढ़ा और अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके अपने ऊर्जा स्तर को बढ़ाने लगा। जब तक दिग्पाल अपने आप को तैयार कर पाता, आकर्ष उसके ठीक सामने पहुंच चुका था। उसने दिग्पाल को संभलने का भी मौका नहीं दिया और सीधा हाथ आगे बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ ली। कैच! इसके तुरंत बाद उसने आव्या का चेहरा अपनी तरफ किया और दिग्पाल की गर्दन मरोड़ दी। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी यह दृश्य देखे। दिग्पाल एक पल के लिए तो तड़पा और फिर उसने दम तोड़ दिया। ऐसा तो होना ही था। दिग्पाल सिर्फ शैल मंडल के 7वें का योद्धा था। बिना अपनी अवशोषण तकनीक के भी आकर्ष उसका सामना कर सकता था। फिर यहाँ तो उसने अपनी अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल करके ताकत बहुत बढ़ा ली थी। दिग्पाल की यह हालत देखकर चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मनीष से अब यह दृश्य और ज्यादा देर देखा नहीं गया। अब तो उसे समझ में आ चुका था कि कुछ भी कर लो, मरना तय है। तो उसने प्रकाश पुंज को हवा में उछाल दिया। कुछ ही देर में प्रकाश पुंज हवा में कहीं गायब हो गया। आकर्ष ने उसको देख लिया था, लेकिन उसने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। वह अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा रहा, जैसे दुश्मनों का इंतजार कर रहा हूं। लगभग 2 मिनट बाद 2 परछाइयां वहां पर प्रकट हुई। एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था और दूसरा मध्य अवस्था का आदमी। प्रणाम एल्डर अरुणेश। प्रणाम एल्डर हरिवंश। नवोदय महल के वह 5 योद्धा पहले तो आकर्ष से काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन जैसे ही 2 नए एल्डर वहां पर प्रकट हुए, उन सभी का डर भी कुछ कम हो गया। इनमें जो एल्डर अरुणेश था वह एक बुजुर्ग अवस्था का आदमी था जो शैल मंडल के 8वें स्तर का योद्धा था। वही जो एल्डर हरिवंश था वह मध्य अवस्था का आदमी था और शैल मंडल के 7वें स्तर का योद्धा था। क्या हुआ मनीष? तुमने हमें संदेश भेजा। क्या समस्या आई है? एल्डर अरुणेश ने मनीष से पूछा। दरअसल जिस प्रकाश पुंज का मनीष ने इस्तेमाल किया था वह सिर्फ मुसीबत के समय ही इस्तेमाल किया जाता था। तो मनीष के इस्तेमाल करते ही दोनों को पहले से पता था कि कोई समस्या तो आई है। दोनों यहाँ पर सिर्फ उस समस्या के बारे में पता करने के लिए आए थे। एल्डर अरुणेश, इसने एल्डर दिग्पाल की हत्या कर दी है। मनीष ने आकर्ष की तरफ इशारा करते हुए एल्डर अरुणेश से कहा। मनीष की बात सुनकर न सिर्फ अरुणेश का बल्कि हरिवंश का ध्यान भी आकर्ष की तरफ केंद्रित हो गया। दोनों को अच्छे से पता था कि दिग्पाल की ताकत कितनी थी, इसलिए दोनों पहले आकर्ष को समझना चाह रहे थे। मगर जैसे ही अरुणेश की नजर आकर्ष पर पड़ी तो उसकी आंखें कत्ल के भाव से भर गई। तुम यहाँ? उसने गुस्से और कर्कशता से भरे स्वर में कहा। अरुणेश का ऐसा संबोधन सुनकर न सिर्फ वहां पर खड़े योद्धा बल्कि हरिवंश और आकर्ष भी चौंक पड़े।
किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अरुणेश के कहने का मतलब क्या है। क्या वो आकर्ष को पहले से जानता था? एल्डर अरुणेश, क्या आप इसे जानते हैं? एल्डर हरिवंश ने उलझन भरे स्वर में अरुणेश से पूछा। जानता? सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे से जानता हूं। इसके चेहरे को मैं कैसे भूल सकता हूं? आपको याद है 1 साल पहले किसी ने मेरे बेटे तारक की हत्या कर दी थी। यह वही है। इसी ने मेरे बेटे को खत्म किया था। एल्डर अरुणेश ने गुस्से से भरे स्वर में जवाब दिया। उनकी यह बात सुनकर हरिवंश के चेहरे पर भी कठोरता आ गई। उन्हें याद था कि 1 साल पहले जब योग स्तर के उस तंत्रकार की समाधि मिली थी तो उस समय तारक अपने 2 साथियों के साथ वहां पर गया था। लेकिन वहां पर किसी से उसकी लड़ाई हो गई थी और उस योद्धा ने उन तीनों को खत्म कर दिया था। उस समय पर भास्कर और श्वेता भी वहां पर मौजूद थे। बाद में एल्डर अरुणेश 2 और लोगों के साथ अपने बेटे की मृत्यु का पता लगाने के लिए वहां पर गए थे, लेकिन श्वेता ने उन्हें बताया था कि वह योद्धा तो वहां से बहुत पहले ही जा चुका है। अरुणेश को उस समय आकर्ष की पहचान के बारे में तो पता नहीं चला था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने आकर्ष के चेहरे का पता लगा लिया था। आखिरकार वहां पर कई योद्धा थे जिन्होंने आकर्ष को देखा था। उनकी यादों को देखकर आकर्ष के चेहरे को याद करना अरुणेश के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। यह चेहरा उनकी खुद की स्मृतियों में काफी अच्छे से छप चुका था, तो अब जब उन्होंने आकर्ष को अपनी आंखों के सामने देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। शातिर अवंतिका की चाल। एल्डर अरुणेश की आंखों में कत्ल का भाव देखकर आकर्ष को भी अंदाजा लगाने में ज्यादा समय नहीं लगा कि प्रहार कब, कहां और कितनी ताकत से किया जाएगा। आव्या, कुछ देर के लिए अपनी मां के पास जाओ। मैं बस अभी आया, आकर्ष ने एक शांत स्वर में अपनी बेटी आव्या से कहा और फिर उसे दिया को दे दिया। मौके की नजाकत को समझते हुए दिया ने भी कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप आव्या को अपने आंचल में छुपा लिया। आव्या के जाने के बाद आकर्ष के लिए लड़ना काफी ज्यादा आसान हो गया था। उसे पता था कि उसका दुश्मन शैल मंडल के 8वें स्तर में है। अगर वह अपनी सूर्य ऊर्जा का भी पूरा इस्तेमाल करता तो भी अरुणेश को हराना संभव नहीं था। उसे अपनी अवशोषण तकनीक की मदद फिर से लेने की जरूरत थी। बुश। अपने आसपास की ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए आकर्ष धीरे धीरे आसमान की तरफ बढ़ने लगा। अरुणेश भी जानता था कि यहाँ पर लड़ाई करेगा तो महल की 4 दीवारी को नुकसान होगा, तो उसने भी आकर्ष की तरह आसमान में जाने की कोशिश की। अब दोनों योद्धा आसमान में काफी ऊंचाई पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। सच कहूं तो तुम्हारे बेटे को मारने का मुझे कोई भी पछतावा नहीं है। उससे दुश्मनी मैंने नहीं की थी। बस अपनी ताकत के नशे में उसने मुझे कमजोर समझ लिया था। आज तुम भी वही गलती कर रहे हो, अपनी पूरी ताकत से प्रहार करना। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में अपने एक प्रहार के लिए पछतावा करना पड़े, आकर्ष ने गंभीर स्वर में कहा और अपनी तलवार प्रकट की। पछतावा तो तुम्हें करना होगा। तुम्हें कोई आसान मौत नहीं दूंगा। कम से कम तुम्हारी चीख में इतना दर्द तो होना चाहिए कि मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिले, अरुणेश ने भी गुस्से से भरे स्वर में कहा और फिर प्रहार करने के लिए आगे बढ़ा। क्लैंग। पलक झपकते ही दोनों योद्धा एक दूसरे के बिल्कुल सम्मुख आ चुके थे और दोनों की तलवारें एक दूसरे से इतनी जोर से टकरा चुकी थी कि उनकी टक्कर से निकली ऊर्जा की तरंगें जमीन पर खड़े हरिवंश तक को महसूस हो रही थी। जितनी ताकत से प्रहार हो रहे थे उन्हें देखकर ही साफ पता चल रहा था कि यह मुकाबला कितना भयंकर था। अभी तक तो अरुणेश को लग रहा था कि आकर्ष कोई कमजोर सा योद्धा है जिसे वो काफी आसानी से खत्म कर सकता है, मगर जैसे ही दोनों की तलवारें एक दूसरे से टकराई थी, अरुणेश को अपना स्थान समझ में आ गया था।
तलवारों की पहली ही टक्कर के बाद अरुणेश के हाथों में कंपन होने लगे थे, जबकि आकर्ष को हल्का सा भी फर्क नहीं पड़ा था। यही जवाब देने के लिए पर्याप्त था कि मुकाबला किसके पक्ष में जा रहा है। मैंने कहा था ना, अपनी पूरी ताकत से प्रहार करना। तुमने मौका गवा दिया। अब मेरी बारी, आकर्ष ने एक शांत स्वर में कहा और फिर अपनी तलवार की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके अपने प्रतिरूप तैयार कर लिए। वैन अरुणेश भी कुछ कम नहीं था। उसे भी समझ में आ चुका था कि आकर्ष उससे आगे हैं। तो उसने तुरंत अपने कवच श्रेणी की दिव्य योग्यता का इस्तेमाल करके अपने चारों तरफ एक कवच का निर्माण कर लिया। लेकिन कवच की ताकत तो उतनी ही होने वाली थी जितनी कि अरुणेश की थी। जब खुद अरुणेश ही आकर्ष की ताकत का सामना नहीं कर पा रहा था, तो उसका कवच आकर्ष के प्रहारों को कैसे रोक सकता था। आखिर में वही हुआ जिसका अरुणेश को डर था। बैंग! एक जोर के धमाके के साथ उसका कवच टूटकर चकनाचूर हो गया और चार तलवारें उसके गले के चारों तरफ मंडराने लगी। खत्म कर दो इसे, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में भावहीन होकर अपने चारों प्रतिरूपों से कहा। वह उसके चार रूप जरूर थे, लेकिन चारों की सोच बिल्कुल अलग थी। चारों आकर्ष के लिए वफादार तो थे ही, पर साथ में आकर्ष से ज्यादा खूंखार और आक्रामक थे। तुरंत ही दो प्रतिरूपों ने अरुणेश के हाथों को पकड़ लिया। अब आगे क्या होने वाला था, यह हर कोई साफ देख सकता था। दो तलवारें अभी भी अरुणेश के गले पर थी। कैच! अचानक से एक तलवार उसके गले को चीरते हुए आगे निकल गई। अरुणेश खत्म नहीं हुआ था, मगर इतना जख्मी जरूर हो गया था कि खुद की सुरक्षा न कर पाए। बूम! अगले ही पल अरुणेश के सिर के ऊपर ऊर्जा का एक प्रहार हुआ जिसने उसके सिर को तोड़कर चकनाचूर कर दिया। स्विश! अरुणेश क्योंकि शैल मंडल के 8वें स्तर का योद्धा था, तो उसकी आत्मा बिना उसके शरीर के भी स्वतंत्र रूप से रह सकती थी। शरीर के नष्ट होते ही अरुणेश की आत्मा ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन यहां पर भी उसने थोड़ी देरी कर दी थी। असली आकर्ष ने काफी समय पहले ही चारों तरफ एक सुरक्षा कवच तैयार कर लिया था, जो हर ऊर्जा को बाहर जाने से रोक सकता था। अरुणेश की आत्मा उसी घेरे में फंस गई। तुम्हें खत्म कर सकता हूं तो यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी आत्मा को ऐसे ही छोड़ दूंगा, आकर्ष ने एक ठंडे स्वर में अरुणेश की आत्मा से कहा। उसके बाद उसने अवशोषण तकनीक का इस्तेमाल किया और अरुणेश की आत्मा को एक ही जगह पर स्थिर कर दिया। फिर चूड़ा गिद्ध की आंख की दिव्य योग्यता की मदद से आत्मिक युद्ध कला का प्रयोग किया और अरुणेश को हमेशा हमेशा के लिए जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। बस ऐसे ही शैल मंडल के 8वें स्तर का एक शक्तिशाली योद्धा मारा गया। जमीन पर खड़े हरिवंश यह नजारा देख रहे थे। इससे पहले तो उन्होंने भी आकर्ष को गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अब उनकी भी पीठ पसीने से भीग चुकी थी। इतनी समझ तो उनमें भी थी कि समझ सके कि किसका पक्ष लेना है और किसका नहीं। यह सब कैसे हुआ मनीष? हरिवंश ने गंभीर स्वर में मनीष से पूछा। जहां तक उन्हें समझ में आ रहा था, तो आकर्ष जैसा शक्तिशाली योद्धा बिना कारण के तो उनके महल में आकर परेशानी खड़ी नहीं करेगा। कुछ तो ऐसा हुआ था जिसने आकर्ष को गुस्सा दिलाया था। उन्हें बस यह कारण जानना था। मनीष मौके की नजाकत को समझ रहा था, तो उसने कुछ भी नहीं छुपाया और सब कुछ बता दिया। हरिवंश ने ध्यान से पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद उन्हें समझ में आया कि सारी गलती उन्हीं के महल के लोगों ने की है। आकर्ष जैसा योद्धा तो उनके महल में शामिल होने के लिए आया था। उसके शैल मंडल के 8वें स्तर की ताकत को देखते हुए अगर महल के प्रमुख को इस बारे में जानकारी मिल जाती तो वह खुद आगे आकर आकर्ष का स्वागत करते। लेकिन यहाँ तो उन्होंने उल्टा आकर्ष को ही गुस्सा दिला दिया था। तुम मूर्खों से एक भी काम ढंग से नहीं होता।
कम से कम किसी पर नजर डालने से पहले यह तो पता लगा लेते कि सामने वाला है कौन। इस तरह से अगर कोई तुम्हारे परिवार की महिला पर नजर डालता तो क्या तुम लोग शांत बैठे रहते? और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम लोगों ने हमें यह नहीं बताया कि गलती हमारे लोगों की है। हरिवंश गुस्से में चिल्लाने लगे। वह आसुरी प्रवृत्ति के जरूर थे, लेकिन इतना तो उन्हें भी पता था कि हर किसी की एक सीमा होती है। हरिवंश को गुस्से में देख बाकी सभी योद्धाओं ने डर से अपना सिर झुका लिया। बुश! ठीक इसी समय पर आकर्ष फिर से अपनी जगह पर प्रकट हुआ। अरुणेश का काम तमाम करने के बाद अब उसका गुस्सा कुछ कम हो चुका था। क्षमा करें महोदय, हमारे महल के कुछ जानवरों ने आपके परिवार वालों पर गलत नजर डाली। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। उम्मीद करता हूं उन जानवरों को सजा देने के बाद अब आपका गुस्सा कुछ कम हो गया होगा। हरिवंश ने मामले को संभालने की कोशिश करते हुए आकर्ष से कहा। लेकिन आकर्ष की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हाँ, हरिवंश की बातों ने उसका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया था। इससे हरिवंश को समझ में आ गया कि आकर्ष उसकी बात सुन रहा है। तो उसने अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, महोदय, मुझे पता चला है कि आप हमारे महल में शामिल होने आए थे। क्या यह बात सच है? क्या आप अभी भी हमारे महल में शामिल होने के लिए दिलचस्पी रखते हैं? अगर मैं कहूं कि मैं दिलचस्पी रखता हूं, तो तुम क्या करोगे? आकर्ष ने बिल्कुल सीधा और स्पष्ट सवाल किया। हरिवंश को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आकर्ष उससे इस तरह से सीधा सवाल कर लेगा। उसने अपने चेहरे के भाव थोड़े ठीक किए और बड़े ही सम्मान के साथ कहा, अगर आप दिलचस्पी रखते हैं तो हम आपको हमारे महल में एक उपयुक्त स्थान देंगे। अच्छा, लेकिन मैंने तो तुम्हारे महल के कई योद्धाओं को मार दिया है। इसमें महल के 2 एल्डर भी शामिल है। इतना सब कुछ होने के बाद तुम मुझे अपने महल में स्थान क्यों दिलवाना चाहते हो? आकर्ष ने सवाल किया। यह सवाल उसने इसलिए नहीं किया था कि उसके पास जवाब नहीं था, बल्कि सवाल करने की असली वजह यह थी कि वह हरिवंश की सच्चाई देखना चाहता था। यह जवाब ही निर्धारित करने वाला था कि हरिवंश का स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति और आकर्ष के प्रति उसकी भावना कैसी होने वाली है। महोदय, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। आपने जो कुछ भी किया है वह गलत है। पर इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे महल के अधिकारियों ने जो किया है वह सही है। गलती दोनों पक्षों की तरफ से हुई है, लेकिन हमारे पक्ष की गलती ज्यादा बड़ी है। इसलिए हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। आपको हमारे महल में स्वीकार करने की सबसे बड़ी वजह है आपकी ताकत। आप शैल मंडल के 8वें स्तर में है, तो आपको अच्छे से पता होगा कि अगर आपके पास ताकत है तो आप कहीं पर भी स्थान हासिल कर सकते हैं। अब अगर आप किसी और महल में शामिल हो जाते हैं तो उससे तो हमारे महल का नुकसान होगा। पहले ही हम अपना नुकसान करवा चुके हैं। अब ऐसी मूर्खता करके हम दोबारा से अपना नुकसान क्यों करवाएंगे? बस इसी कारण से जो कुछ भी हुआ है हम उसे नजरअंदाज करके आगे के बेहतर भविष्य पर ध्यान देते हैं। आपका इसके बारे में क्या सोचना है? हरिवंश ने जवाब दिया। यह जवाब सुनकर आकर्ष कुछ पलों के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वह ध्यान से हरिवंश के चेहरे को देखने लगा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो कि उसकी आंखें क्या बता रही हैं। तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आया। मैं तुम्हारे महल में शामिल होने में दिलचस्पी रखता हूं। पर पहले जाकर इस बारे में अपने महल के प्रमुख से बात करो। महल में किसका पद क्या होगा इसका फैसला वो ही करेंगे, आकर्ष ने कहा। जी जरूर, हरिवंश ने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट प्रदर्शित करते हुए कहा और फिर आकर्ष व उसके छोटे से परिवार को लेकर महल के भीतर चला गया। उसने आकर्ष और उसके परिवार वालों के रहने के लिए एक अलग स्थान की व्यवस्था की।
उन्हें वहां पर ठहराकर वह खुद महल के प्रमुख से मिलने के लिए निकल गया। जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में महल के प्रमुख को जानकारी देना सबसे ज्यादा जरूरी था। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी। महल के 2 एल्डरों को मारा गया था। उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। अब जहां एक तरफ हरिवंश महल प्रमुख से इस बारे में बात करने के लिए निकल चुका था, वहीं दूसरी तरफ महल के बाहर पहरा दे रहे सदस्यों के कारण धीरे धीरे करके महल में यह खबर फैलने लगी कि एक नया व्यक्ति महल में शामिल हुआ है, जिसने महल में आते ही महल के 2 एल्डरों को मार डाला है। मनीष को जब इस बारे में पता चला तो वह काफी ज्यादा डर गया। सिर्फ उसे खबर थी कि आकर्ष ने एल्डरों को क्यों खत्म किया था। अब उसे चिंता होने लगी कि महल में फैल रही इन अफवाहों को कैसे रोका जाए, क्योंकि अगर आकर्ष तक यह अफवाह पहुंच गई तो वह निश्चित रूप से मनीष पर ही गुस्सा होने वाला था। जब यह सारी खबर महल के भीतर फैल रही थी तो महल के एक शिष्य के कान तक भी यह खबर पहुंच गई। यह था भास्कर, वही भास्कर जिससे आकर्ष की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उस समय भास्कर ने आकर्ष की जान बचाने की कोशिश की थी, वह भी खुद को खतरे में डालकर। अब जब उसने सुना कि आकर्ष महल में आया है तो उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। कुछ उलझन भी थी। सबसे बड़ा सवाल तो यह था कि आखिर आकर्ष महल के भीतर इतने सुरक्षित रूप से कैसे आ गया। जब उसने सारी खबरें सुनी तो एक एक करके उसके सारे सवालों के जवाब भी मिलने लगे। अब बस एक आखिरी सवाल यही रह गया था कि क्या यह वाला आकर्ष वही आकर्ष है जो उसका दोस्त था, क्योंकि उसका जो दोस्त था उसका परिवार था या नहीं, इस बारे में भास्कर को जानकारी नहीं थी। जबकि इस वाले आकर्ष का एक परिवार था। पुष्टि करने के लिए वह अपने निवास स्थान से बाहर निकला और आकर्ष से मिलने के लिए उसके भवन की तरफ चल पड़ा। नवोदय महल में जितने भी मेहमान आते थे उनको रुकने के लिए एक अलग स्थान दिया जाता था। भास्कर इतने लंबे समय से महल में था तो उसके लिए आकर्ष को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं था। पर जब वह भवन के बाहर पहुंचा तो अंदर दाखिल होने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसके मन में संकोच था। आकर्ष भाई, थोड़ी हिम्मत करके उसने आवाज लगाई। उसे कोई उम्मीद नहीं थी कि सामने से कोई जवाब आएगा। अंदर आ जाओ, लेकिन जवाब आया जो भास्कर के लिए भी चौंकाने वाला था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात भास्कर के लिए यह थी कि जो आवाज उसने सुनी थी यह बिल्कुल उसी आकर्ष की आवाज थी जिससे 1 साल पहले वह मिला था। आकर्ष भाई, आप यहाँ पर कैसे? भवन के भीतर दाखिल होने के बाद जब भास्कर ने आकर्ष को देखा तो आश्चर्य से भरे स्वर में पूछा। बहुत लंबी कहानी है, फिलहाल के लिए तो तुम बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? आकर्ष ने अधूरा सा जवाब देकर वापस भास्कर से ही सवाल पूछ लिया। बाहर महल में आप ही के बारे में बातें हो रही है। सुना है कि महल के 2 एल्डरों ने आपके परिवार वालों के खिलाफ कुछ बोला था, जिसके बाद आपने उन्हें मार डाला, भास्कर ने जवाब दिया। बाबा, आकर्ष इस पर कुछ कहने वाला ही था कि तभी उसकी बेटी आव्या वहां पर आ गई। यह उसे वहां पर देखकर भास्कर को थोड़ा आश्चर्य हुआ और वह आकर्ष की तरफ देखने लगा। मेरी बेटी आव्या? आकर्ष समझ गया कि भास्कर के मन में क्या सवाल चल रहा है, तो उसके कुछ पूछने से पहले ही उसने सामने से जवाब दे दिया। यह कौन है बाबा? आव्या की नजर भी अब भास्कर पर पड़ चुकी थी। उसने भी आकर्ष से उसकी पहचान के बारे में सवाल किया। मेरा एक अच्छा दोस्त। तुम इन्हें भास्कर चाचा कहकर पुकार सकती हो, आकर्ष ने जवाब दिया। भास्कर ने जब सुना कि आकर्ष ने उसे दोस्त कहा है तो उसकी खुशी की कोई सीमा न रही। उसे तो लगा था कि आकर्ष इतना प्रसिद्ध होने के बाद उसे भूल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माफ करना,
मेरे पास नन्ही आव्या के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बस यह ताबीज है जो मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैं आज यह तुम्हें देता हूँ। यह तुम्हें हर बुरी नजर से बचाएगा, भास्कर ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा और फिर अपने गले में से एक ताबीज निकालकर आव्या की तरफ कर दिया। जिस अपनेपन से उसने ताबीज दिया था यही इस बात को बताने के लिए पर्याप्त था कि वह ताबीज भास्कर खुद के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा होगा। जब आव्या ने देखा कि उसे एक उपहार मिल रहा है तो उसने सीधा ही उपहार नहीं लिया, बल्कि अपने पिता की तरफ देखने लगी जैसे उनसे अनुमति मांग रही हो। आकर्ष ने तुरंत समझ लिया कि आव्या को वह ताबीज चाहिए पर उसके कारण वह संकोच कर रही है। अपनी बेटी की खुशी से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने आव्या को स्वीकृति दे दी। स्वीकृति मिलते ही आव्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट उभर आई और उसने झट से हाथ आगे बढ़ाकर उस तोहफे को स्वीकार कर लिया। वैसे आकर्ष भाई, मुझे आपसे एक जरूरी विषय पर बात करनी थी। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो। आव्या को उपहार देने के बाद भास्कर ने आकर्ष की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। हाँ बोलो, आकर्ष ने थोड़े गंभीर स्वर में जवाब दिया। इसी समय पर महल के एक अन्य भाग में एक बुजुर्ग अवस्था की महिला गुस्से में अपने घर का सामान तोड़ रही थी। इसका नाम था अवंतिका। जिन 3 शिष्यों को आकर्ष ने 1 साल पहले खत्म किया था यह उन्हीं में से एक की दादी थी। जब उसने सुना कि उसके पोते का हत्यारा वापस महल में आ चुका है तो उसने आकर्ष को खत्म करने का फैसला किया। लेकिन इससे पहले कि वह कोई कठोर कदम उठा पाती, उसे पता चला कि आकर्ष ने महल में प्रवेश करने से पहले ही 2 एल्डरों को मार डाला था और उनमें से एक एल्डर तो शैल मंडल के 8वें स्तर में था। माफ करना मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले सकती। तुम्हारा हत्यारा मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर तुम चिंता मत करो, मैं उसे खत्म नहीं कर सकती तो क्या हुआ, उसे तकलीफ तो दे सकती हूँ। मैंने सुना है कि उसके साथ उसका परिवार भी आया है। उसकी एक पत्नी और एक बेटी है। वह हर समय उनकी सुरक्षा तो नहीं कर सकता। मैं भी देखती हूँ जब वह दोनों खत्म होंगे तो वह अपने आप को शांत कैसे रखेगा, अवंतिका ने कर्कश आवाज में अपने आप से कहा। चिंता मत करो, वह दिन कभी भी नहीं आएगा। अवंतिका ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, अचानक से उसे अपने पीछे से किसी की आवाज सुनाई पड़ी। एकदम से उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह तुरंत पीछे मुड़ी और देखने की कोशिश की कि यह आवाज किसकी है। सामने की तरफ एक बड़ी सी मेज लगी थी जिसके पास में कुछ कुर्सियां रखी हुई थी। उन्हें में से 2 कुर्सियों पर 2 व्यक्ति बैठे हुए थे। एक तो उनके महल का शिष्य था और दूसरा बाहर का एक व्यक्ति था जिसने काले रंग के कपड़े पहने थे। आंखों में एक हल्की नीली चमक थी और चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अवंतिका को पहचानने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी कि यह दूसरा व्यक्ति कौन है। यह आकर्ष ही था। चोरी छुपे कहीं पर भी आना और अपनी मौजूदगी छुपाना आकर्ष के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उस महिला के लिए यह काफी चौंकाने वाला था, क्योंकि आकर्ष अकेला अंदर नहीं आया था बल्कि वह अपने एक साथी भास्कर को भी अपने साथ लेकर आया था और उसने उसकी मौजूदगी को भी महसूस नहीं होने दिया था। आकर्ष, तुम यहाँ पर मैंने तो तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अवंतिका ने अपने कत्ल के भाव को छुपाते हुए पूछा। कहीं पर आने या जाने के लिए मुझे तुम्हारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। रही बात मेरे यहाँ पर आने की, तो उसका जवाब बहुत सरल है। मेरे दुश्मन या फिर उनके जान पहचान के लोग अगर मेरी जान पहचान के लोगों के लिए खतरा बन जाए तो उन्हें रास्ते से हटाना मेरे लिए जरूरी हो जाता है।
बाकी तुम खुद समझदार हो, आकर्ष ने बिल्कुल शांत स्वर में कहा। उसकी आवाज शांत जरूर थी, मगर उसके शब्दों में जो आक्रामकता और वजन था, उसको अवंतिका नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। उसका ध्यान अब सीधा भास्कर की तरफ चला गया। उसे अच्छे से पता था कि आकर्ष खुद उसके पास नहीं आ सकता है। सिर्फ भास्कर ही था जो उसे वहां पर लेकर आ सकता था। भास्कर, लगता है बाहर के लोगों के साथ रहकर तुम यह बात भूल चुके हो कि तुम आज भी हमारे टुकड़ों पर पलते हो। तुम्हारे परिवार को समर्थन प्राप्त हो गया है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब तुम मेरे खिलाफ जाओगे, अवंतिका ने गुस्से से भरे स्वर में भास्कर से कहा। वह समय चला गया जब तुम्हें प्राथमिकता दी जाती थी। अब मेरे पिता महल के उप प्रमुख है। अब हमें तुम्हारे समर्थन की जरूरत नहीं। और तुम शायद यह बात भूल रही हो कि तुम जो समर्थन हमें देती थी उसके बदले में बड़ी कीमत भी लेती थी। रही बात आकर्ष भाई को यहाँ पर लाने की, तो तुम मुझ पर झूठा आरोप लगा रही हो। मैं तो आकर्ष भाई के साथ महल में घूम रहा हूँ। इन्होंने कहा कि इन्हें तुमसे मिलना है, तो मैं इन्हें यहाँ पर ले आया। पर किसने सोचा था कि तुम तो यहाँ पर आकर्ष भाई के परिवार वालों को निशाना बनाने की योजना बना रही हो, भास्कर ने जवाब दिया। सच्चाई तो यह थी कि यह पूरी चाल भास्कर की ही थी। ऐसा नहीं था कि वह अवंतिका को मरवाना चाहता था। पर जब उसे याद आया कि अवंतिका कितनी शातिर है, तो उसने आकर्ष को इस बारे में बताना जरूरी समझा। उसे डर था कि कहीं बाद में कुछ भी करने के लिए देर ना हो जाए। अवंतिका ने पहले भी अपने दुश्मनों के परिवार वालों को निशाना बनाया था। अगर उसने नन्ही आव्या को निशाना बना लिया तो भास्कर खुद को कभी भी माफ नहीं करने वाला था। बस इसी डर से उसने अवंतिका के बारे में आकर्ष को बताया, जिसके बाद आकर्ष उसे लेकर यहाँ पर आ गया। बहुत गलत कर रहे हो आकर्ष, अवंतिका जानती थी कि आकर्ष से बचना आसान नहीं है, तो उसने उसे धमकाने की कोशिश की। पर उसकी धमकी से आकर्ष कहाँ डरने वाला था। तुम्हारे पोते ने भी यही कहा था। वैसे सच कहूं तो मैं ऐसे ही काम करता हूं। दुनिया की नजर में यह सही है या गलत, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। आकर्ष अपनी जगह से खड़ा हुआ और कर्कश आवाज में बोला। इसके बाद उसने अपनी जादुई अंगूठी में से तलवार निकाली और अवंतिका को खत्म करने की कोशिश की। पर ठीक इसी समय पर रुक जाओ, एक सिंह के जैसी गर्जना भवन के बाहर से सुनाई पड़ी।